Good morning, student. Welcome to the part number 10 of chapter Age of Industrialization, class 10th, History. चलिए बेटा 10th पार्ट करते हैं. तो इसमें है जो टॉपिक आज का वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेंट, यानी हम बात करते हैं इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था बेटा. ओके, फर्स्ट वॉर के बाद उनको बूस्ट भी मिला, बट फिर भी प्रीडोमिनेंट किसने किया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने. छोटी इंडस्ट्री ने ज्यादा टेक ओवर किया, ज्यादा प्रोडक्शन उन्हीं से आता था. देखिए, while factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of economy. फिर भी large industries बहुत छोटा segment बेटा इकोनॉमी का पार्ट थी. Most of them 61% in 1911 were located in Bengal and Bombay. और अधिकतर जो बड़ी इंडस्ट्री थी सारी बंगाल बॉम्बे में थी. Over the rest of the country, small scale production continued to predominate. अब भी बेटा पूरे इंडिया में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ज्यादा कंटिन्यू कर रहा था और प्रीडोमिनेट भी कर रहा था, वो उसका ज्यादा प्रोडक्शन था. Only a small proportion of total industry labor force worked in registered factories. 5% एनी. अब अगर रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज की बात करें जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड थी, तो उसकी बात करते हैं इंडस्ट्री में कितने वर्कर थे? 5% 1911 में. 1911 में ओनली 5% लोग इन फैक्ट्रीज में वर्क करते थे. फिर 10% 1931. द रेस्ट वर्कर इन स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट ऑफन लोकेटेड इन एलाइज एंड बैलेंस इनविजिबल टू द पासर बाय. ठीक है, तो छोटे जो करगे वगैरह लगे थे, छोटी छोटी बेटा घरों में इंडस्ट्री लगी थी, उनमें ज्यादातर लोग 90% लेबर 1930 तक इतनी लेबर बेटा आप इन्हीं में एंगेज थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. इनफैक्ट इन सम इंस्टेंस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी. ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ था इस टाइम. इंडस्ट्री के साथ साथ इनको भी बेनिफिट मिला. दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर. जो हाथ से कपड़ा बनता था उसमें भी बेटा इसका इफेक्ट हुआ. While cheap machine made the thread wiped out the spinning industry in 19th century, the weavers survived despite problem. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 1940. तुम कहते बेटा ये भी काफी एक्सपेंड हुआ क्योंकि अब थ्रेड इंडिया में बनने लग गया, इनकी कई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी. पहले इनको प्रॉब्लम आ गई थी बीच में क्योंकि सारा कॉटन एक्सपोर्ट हो जाता था और इनका थ्रेड नहीं था. ठीक है, या इनको थ्रेड अच्छा थ्रेड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था. यहाँ राइट साइड में एक हैंडलूम का एग्जाम्पल दिया बेटा, देखिए हाथ से बना हुआ कपड़ा है ये. दैट इज ए हैंड वुमन क्लॉथ. ओके, इंट्रिकेट डिजाइन फॉर द हैंड वुमन क्लॉथ कुड नॉट बी इजिली कॉपीड बाय द मिल्स. तो मिल्स बेटा ऐसे डिजाइन कॉपी नहीं कर पाई, इसलिए इनका बड़ा मार्केट था. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ बेटा? देखिए क्या लॉजिक था छोटी इंडस्ट्रीज का कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेट करने का इंडस्ट्री को. देखिए, दिस वॉज प्लेंटी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज. इनने भी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी बेटा यूज की थी, बड़े चेंज आए इनमें भी, और उसकी वजह से इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था. देखो, हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इट दैट हेल्प देम इंप्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिव पुशिंग अप कॉस्ट. यानी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी ला के इन्होंने अपना प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाया. So by the second decade of the 20th century, we find weavers using looms with a fly saddle. Second decade mean हम 20s की बात कर रहे हैं बेटा. ठीक है, तो सेकेंड डिकेड में इन्होंने बड़ी स्केल पे बेटा छोटी छोटी टेक्नोलॉजी यूज की. यहाँ एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया दे रही फ्लाई सडल. इसको प्लीज नोट करना. इससे पहले बेटा जो धागे सीधे होते हैं वर्टिकल, उनमें हॉरिजॉन्टल के लिए पहले मैनुअल वर्क होता था, उसको यहाँ से वहां से यहाँ ले जाते थे. बट अभी फ्लाइंग सटल बेटा जो यूके से आई थी, इसने वो काम बहुत इजी कर दिया और कपड़े की स्पीड बहुत हो गई. देखिए इसको डेफिनेशन दी है यहाँ, और ये एनटीएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है. ध्यान से देखिए, फ्लाइंग शटल इज ए मैकेनिकल डिवाइस. ये मैकेनिकल डिवाइस है यूज फॉर वीविंग एंड मूव्ड बाय मीन ऑफ रॉप्स एंड पुलिस. रॉप्स पुलिस से मूव होता है. एक धागा खींचो तो इधर लेफ्ट और दूसरा धागा खींचो तो राइट साइड में चला जाता है. ठीक है, इट प्लेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड. ये हॉरिजॉन्टल थ्रेड को प्लेस करता है बेटा कॉल्ड वेफ्ट. जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड उसको क्या बोलते हैं? वेफ्ट. वेफ्ट को मूव करता है इधर से उधर इनटू द वर्टिकल थ्रेड दैट इज रैप. ऊपर जो वर्टिकल धागे उनको रैप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं? वेफ्ट. तो हॉरिजॉन्टल जो थ्रेड है वो इसके थ्रू मूव करता था. ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाइंग शटल मेड इट पॉसिबल फॉर वीवर ऑपरेट लार्ज लूम एंड वीव वाइड पीस ऑफ क्लॉथ. अब ये बहुत चौड़े बड़े बड़े क्लोथ बनाने में पॉसिबल था. अदरवाइज इतना बड़ा ज्यादा चौड़ा क्लोथ जो होता 2-3 मीटर का, वो बनाना पॉसिबल नहीं था बेटे, क्योंकि मैनुअली इतनी बड़ी उसमें हॉरिजॉन्टल धागा डालना आसान नहीं था. वर्टिकल तो पहले लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिजाइन के साथ बेटा ला जाता. अब ये फ्लाइंग शटल ने उस चीज को ईजी कर दिया. ठीक है, चलिए, तो छोटी सी ये डिवाइस थी, इसने बहुत तेजी से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया बेटा. दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीड अप द प्रोडक्शन एंड द रिड्यूस लेबर डिमांड. देखिए 3 असर हुए, प्रोडक्शन बढ़ गया पर वर्कर, स्पीड बढ़ गई और रिड्यूस लेबर डिमांड. लेबर की डिमांड भी कम हो गई. अब एक आदमी बहुत ज्यादा कपड़ा बना सकता, बहुत चौड़ा वाइड लेंथ और ब्रेड्थ का कपड़ा बना सकता था. By 1941, over 35% of the handloom in India were fitted with flying shuttle. और 1941 तक आते 35% बेटा फ्लाइंग शटल लग गई थी हैंडलूम्स में.
इन रीजन लाइक त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल द प्रोपोर्शन वाज 70-80। और साउथ के त्रावणकोर है और मैसूर, कोचीन, बंगाल की बात करें तो 70-80% ने बेटा इसको यूज किया। ठीक है, There were several other small innovations that help weavers improve their productivity and compete with the meal sector। तो ऐसे बहुत से छोटे इन्वेंशन, एक का एग्जांपल है, ऐसे कई इन्वेंशन थे बेटा जिसकी वजह से बड़ी बड़ी मिल्स को बेटा कंपटीशन फाइट कर पाए, अपना कॉस्ट कम रख पाए और मार्केट में इनके साथ स्ट्रगल किया इन्होंने। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर रहे तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, नहीं, इन्होंने मील के कंपटीशन में कपड़ा बनाया बेटा, और छोटे छोटे हैंडलूम जो प्रोडक्शन है वो मील को कंपीट कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि इनका सामान तो बिक रहा था पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट इन्हें ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ उसी के बारे में। सो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजिशन देन अदर सर्वाइव द कंपटीशन विद द मील इंडस्ट्री। तो मील इंडस्ट्री सर्वाइव करे तो कुछ की कंडीशन ठीक थी। अमंग वीवर्स सम प्रोडक्शन कोर्स क्लोथ व्हाइल अदर वर फाइन वीवर। और दो वैरायटी थी, एक तो मोटे कपड़े बनाते थे बेटा सिंपल, और एक बहुत फाइन कपड़े भी बनाते थे। तो दो टाइप के क्लॉथ बने थे हैंडलूम में। द कोर्सर क्लॉथ वाज ब्रॉड बाय पुअर एंड डिमांड फ्लक्चुएट वायलेंटली। तो जो कोर्स क्लॉथ है वो पुअर्स का लिए था बेटा, और इसकी डिमांड फ्लक्चुएट कर दी। अच्छा मौसम है, अच्छी खेती हुई, अच्छी इनकम हुई फार्मर की, तो वो ज्यादा बिकता था, नहीं तो कम हो जाता था, तो फ्लक्चुएट करता था। In time of bad harvest, the famine, when the rural people had little to eat and their cash income disappeared, they could not possible to buy cloth, and the demand for the finer variety। अब देखिए ये तो हो गया उनका, अगर उनकी क्रॉप अच्छी है, हार्वेस्टिंग अच्छी, तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड नहीं होती, कम हो जाती थी क्लॉथ की बेटा। अब बात करते हैं फाइन वेरायटी की। बॉट बाय द वेल टू डू वाज मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल थी बेटा, क्योंकि जो अमीर आदमी वो रेगुलर कपड़े खरीदते थे। The rich could buy these even when the poor starved। यानी गरीब लोग starved यानी भूखमरी होती थी, या प्रोडक्शन कम था, या कोई डिजास्टर आता था, तो उसमें पुअर्स की डिमांड खत्म हो जाती थी, बट रिच की डिमांड बेटा थ्रू आउट ईयर बनी रहती थी। ठीक है, सो फैमिलीज डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसी। अब देखिए बनारसी साड़ी इंडिया की बड़ी फेमस वर्ल्ड वाइड, इसकी कभी डिमांड रिड्यूस नहीं। फिर बलोचरी साड़ी, इसकी भी डिमांड कभी खत्म नहीं, बलोच एरिया से थी। मोरओवर एज यू हैव सीन मील्स कुड नॉट इमिटिएट स्पेशलाइज्ड वीव्स एंड साड़ी विद वुमन बॉर्डर और द फेमस लुंगी एंड हैंड कर्चीफ्स और मद्रास could not be easily displaced by मील प्रोडक्शन। इसलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कपड़े थे बेटा जो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाई मील। क्यों? ये चीज वो बना ही नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे वुमन बॉर्डर वाली साड़ी बेटा मील में नहीं बन पाती थी। फेमस लुंगी और हैंड कर्चीफ मद्रास के जो स्पेशल उनमें अलग डिजाइन थे वो बेटा मिल में नहीं बन पाते, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा कंपटीशन को फाइट किया इसके साथ। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट people who continued to expand production throughout the 20th century did not necessarily prosperous। प्लीज बेटा इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है। यानी डोमिनेट तो कर रहे थे, ये प्रीडोमिनेंट तो कर रहे थे, मील से ज्यादा इनमें प्रोडक्शन था, बट कभी भी हम कहते हैं ये ज्यादा प्रॉस्परस अमीर नहीं हो गए, सिर्फ ये सर्वाइव कर पाते थे। देखो दे लिव्ड हार्ड लाइफ, वर्क लॉन्ग आवर, बहुत कई घंटे वर्क करते थे। जब बनारसी साड़ी की बात करें इसे कई दिन लग जाते बनाने में एक साड़ी को। वेरी ऑफन द एंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन, लगभग पूरी फैमिली इसमें इंक्लूड होती थी, क्योंकि कई स्टेप्स है, सारे स्टेप्स बटे होते थे। Had to work at various stages of the production process and but they were not simply remnant of past time in the age of factories। Their life and labor was integral to the process of industrialization। तो उनकी लाइफ जुड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं बहुत प्रोसेस लाइफ को सर्वाइव नहीं कर रहे थे बेटा, राइट। नॉट सिंपली remnant of past time in the age of factories। तो बचा हुआ उनको कुछ मिलता था जो भी है बेटा। नीचे एक मैप दिया है, कई बार ये मैप से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो इसमें पोर्ट सिटीज दी हैं, सबसे बड़ा फेमस जो ट्रेड था उस टाइम बॉम्बे का था, और ये 1931 के आसपास है। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया होगा, हाँ जी 1931 दिख रहा है आपको यहाँ। लोकेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री 1931 में जो इंडस्ट्री थी हम बात कर रहे हैं, जो हमने पीछे पढ़ा भी था बेटा, 10% लोग यही एंगेज थे रजिस्टर्ड में, बाकी इंडिया में कोई ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। देखिए पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रासी में थोड़ा बहुत सर्कल बड़ा, बाकी सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज यहीं थी रजिस्टर्ड बेटा। ठीक है, तो फर्दर इंडिया में हम कहते हैं हैंडलूम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही वर्क कर रही थी। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट 11th और लास्ट वीडियो में। थैंक यू।